अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऑप्शन गायनाकोलॉजी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यूनिट 6 स्टार्ट लिया हुआ है हमने, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी। आज की जो हमारी वीडियो है, आज की वीडियो का हमारा जो लेक्चर है वो है एक्लेम्शिया पर। एक्लेम्शिया को हम डिटेल से देखेंगे कि ये भी प्रेगनेंसी की एक सीवियर कॉम्प्लिकेशन है, सीवियर कंडीशन है। तो एक्लेम्शिया क्यों होता है, कैसे होता है, उसकी मैनेजमेंट कैसे करते हैं, साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, ये सारी डिटेल्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो एक्लेम्शिया से पहले आपको पीआईएच और प्री एक्लेम्शिया का पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए पहले आप पीआईएच का लेक्चर देख के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, देन प्री एक्लेम्शिया, फिर जाकर आपको एक्लेम्शिया क्लियर होगा। क्योंकि ये एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी की जो स्टार्ट ही पीआईएच से होती है। पीआईएच का मतलब क्या है? प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। प्रेगनेंसी की वजह से अगर एक फीमेल का प्रेगनेंसी में 20 वीक्स के बाद ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो प्रेगनेंसी की वजह से ज़्यादा हो रहा है। प्रेगनेंसी में भी किस वजह से? ट्रोफोब्लास्टिक जो है डिफेक्ट की वजह से हो रहा है। तो अगर पीआईएच में क्या होता है कि जस्ट फीमेल का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। अगर पीआईएच को कंट्रोल ना किया जाए तो फिर वो पीआईएच चला जाता है ऑर्गन डैमेज की तरफ। मीन्स के अगर पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर के साथ प्रोटीन यूरिया भी आने लग गया, यूरिन में प्रोटीन पॉजिटिव आने लग गया, तो ये फिर कंडीशन कहलाएगी प्री एक्लेम्शिया। एक्लेम्शिया कहते हैं वो कंडीशन जिसमें कन्वल्जेंस फिट्स आते हैं, झटके आते हैं। तो एक्लेम्शिया में जाने से पहले की जो सीवियरिटी है, मीन्स कि अब पेशेंट को फिट्स कभी भी आ सकते हैं, वो प्री एक्लेम्शिया कहलाता है। तो प्री एक्लेम्शिया को अगर आप डायग्नोस कर लें तो आप पेशेंट को एक्लेम्शिया में जाने से बचा सकते हैं। और एक्लेम्शिया में क्या एडिशन हो जाती है कि ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होता है, प्रोटीन यूरिया भी आता है, और अब यहाँ पर पेशेंट को कन्वल्जेंस, एक्लेम्शिया का मतलब भी कन्वल्जेंस है। अगर पेशेंट को कन्वल्जेंस मीन्स के झटके फिट्स आ गए तो इसका मतलब ये कंडीशन क्या कहलाएगी? एक्लेम्शिया कहलाएगी। तो एक्लेम्शिया पढ़ने से पहले आप पीआईएच और प्री एक्लेम्शिया से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। प्री एक्लेम्शिया पे वीडियो आप देख लीजिएगा लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्लेम्शिया। एक्लेम्शिया इज द डेवलपमेंट ऑफ जनरलाइज्ड टॉनिक क्लोनिक सीजर्स इन अ प्रेग्नेंट वुमेन विद प्री एक्लेम्शिया। इसका मतलब क्या है कि एक्लेम्शिया एक जनरलाइज्ड टॉनिक क्लोनिक सीजर्स है। टॉनिक क्लोनिक सीजर्स का मतलब ये है कि पूरी बॉडी जब फिट्स आती है तो पूरी बॉडी में जो टोन होती है वो चेंज हो जाती है। मीन्स के हाथ पैर मुड़ जाते हैं, मसल स्टिफनेस हो जाती है, झटके जिस तरह आते हैं। तो ये प्रेग्नेंट वुमेन्स को जब सीजर्स आते हैं, झटके आते हैं, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? एक्लेम्शिया की कंडीशन कहलाती है। वो वुमेन जिसको प्री एक्लेम्शिया था तो वो फिर एक्लेम्शिया में गई। नॉट एट्रीब्यूट टू अदर कॉज अकरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेबर और पोस्टपार्टम। कोई और रीजन नहीं होता है क्लेम्शिया का। प्रेगनेंसी में फिट्स नॉर्मली, अगर हम प्रेगनेंसी से हट कर देखें तो फिट्स आने के मल्टीपल रीजंस होते हैं। या तो एपिलेप्सी की वजह से, मिर्गी की वजह से झटके आते हैं, या फिर कोई एनसेफेलाइटिस हो जाता है, गर्दन तोड़ बुखार हो जाता है, हाई ग्रेड फीवर की वजह से फिट्स वगैरह आते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी में जो फिट्स आते हैं, प्रेगनेंसी में फिट्स आने का सिर्फ एक ही रीजन है, वो है प्री एक्लेम्शिया। प्री एक्लेम्शिया कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? पीआईएच से स्टार्ट हो रहा है। अगर एक पेशेंट पीआईएच की आ गई है, वो कंट्रोल ना हुई तो वो प्री एक्लेम्शिया में जाएगी। प्री एक्लेम्शिया कंट्रोल ना हुआ तो फिर उस पेशेंट को सीजर्स आ सकते हैं, झटके आ सकते हैं। और ये झटके प्रेगनेंसी के दौरान भी आ सकते हैं, डिलीवरी के दौरान भी आ सकते हैं, और डिलीवरी के बाद पीरियम में भी अर्ली स्टेज में आ सकते हैं, अगर पेशेंट प्री एक्लेम्शिया की और उसका प्री एक्लेम्शिया ट्रीट ना किया जाए। कैरेक्टराइज्ड बाय सीजर्स और कोमा। इसको हम कैसे पहचानते हैं इक्लेम्शिया को? सीजर्स से। पेशेंट को झटके आए प्रेगनेंसी में, मीन्स के उसे इक्लेम्शिया है। और सम टाइम ऐसा होता है उन झटकों में पेशेंट कोमा में भी चली जाती है। ये इतनी क्रिटिकल कंडीशन होती है इक्लेम्शिया की। इक्लेम्शिया की डेफिनेशन आई होप आपको क्लियर हुई होगी। अगर हम साइन सिम्टम्स की बात करें कि इक्लेम्शिया के क्या सिम्टम्स होते हैं, तो इक्लेम्शिया का जो क्लासिकल सिम्टम है वो है सीजर्स का आना, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स। टोनिक क्लोनिक सीजर्स, ये टोनिक क्लोनिक बॉडी की मूवमेंट है, जर की मूवमेंट है। जब फिट्स के दौरान हैंड्स एंड फीट्स की और बॉडी की जो मूवमेंट होती है उसे टोनिक क्लोनिक सीजर्स की मूवमेंट कहते हैं, और उसको हेलमार्क का नाम दिया जाता है।
एक सिम्टम तो ये है कि पेशेंट को फिट्स आते हैं, सीजर्स आते हैं। दूसरा सिम्टम क्या है कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस ड्यूरिंग सीजर्स। जब झटके आते हैं तो उस दौरान उस मरीज को कोई होश नहीं होता। जब वो उसके सीजर्स नॉर्मल हो जाते हैं तो मरीज को कुछ याद ही नहीं रहता कि उसे कोई झटके आए थे, क्योंकि पेशेंट अपने होश में नहीं होती। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस लॉस हुआ हुआ होता है पेशेंट का। सीवियर हेडेक बिफोर और आफ्टर सीजर्स। झटके आने से पहले और आने के बाद सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। क्यों? क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। ये कंडीशन किस वजह से अराइज हो रही है? हाई बीपी की वजह से हो रही है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो ब्रेन की वेसल्स पर प्रेशर डालेगा, जिसकी वजह से पेशेंट को सीजर्स आने से पहले और बाद में सीवियर हेडेक रहेगा। विजुअल डिस्टर्बेंस, विजुअल डिस्टर्बेंस होगी पेशेंट को ब्लर्ड विजन, फ्लैशिंग लाइट्स, एपिगेस्ट्रिक और राइट अपर क्वाड्रेंट पेन। विजुअल डिस्टर्बेंस में या तो पेशेंट को धुंधला दिखाई देगा, या तो जो रोशनी होगी, एक्लेम्शिया वाली पेशेंट जो होगी उसे रोशनी बहुत ज़्यादा इरिटेट करेगी। तो जो एक्लेम्शिया की पेशेंट होगी तो उसे हर चीज़ ब्राइट ब्राइट चमकती दिख रही होगी, क्योंकि उसे विजुअल इम्पेयरमेंट हो रही होगी, वो ठीक से देख नहीं पा रही होगी। क्यों? हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो ब्लड का सप्लाई है, ब्लड का फोर्स बढ़ जाता है तो वो रेटिना पर भी इफेक्ट डालता है, जिसकी वजह से ब्लड विजन होता है, धुंधला दिखाई देता है। एपिगेस्ट्रिक और राइट अपर क्वाड्रेंट पेन। एपिगेस्ट्रिक एरिया एब्डोमिनल का एरिया होता है, अपर राइट अपर क्वाड्रेंट होता है राइट साइड पर, जहाँ पर लिवर पाया जाता है। तो ये पेन जो होता है ये लिवर की वजह से होता है। क्यों होता है लिवर की वजह से ये पेन? क्योंकि ब्लड की जो सप्लाई लिवर की तरफ जा रही होती है, तो लिवर की जो वेसल्स होती हैं वो भी इस्केमिक हो जाती हैं। इस्केमिक का मतलब क्या है? कि वो नैरो हो जाती हैं, उनका ल्यूमेन तंग हो जाता है ब्लड के हाई फोर्स और प्रेशर की वजह से। तो हाई प्रेशर की वजह से लिवर इम्पेयरमेंट आती है, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होता है, क्योंकि लिवर की ब्लड वेसल्स भी इन्वॉल्व हो रही होती हैं। एक एपिगेस्ट्रिक पेन हुआ, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन जो लिवर की वजह से हो रहा है। दूसरा आपको जो सिम्टम मिलेगा वो हाई ब्लड प्रेशर। आप ब्लड प्रेशर देखेंगे तो मोर देन 160/110, सिस्टोलिक प्रेशर 160 से ज़्यादा होगा और डायस्टोलिक प्रेशर 110 से ज़्यादा होगा। साथ में प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन यूरिया आपके पास जो है कंफर्मेटरी होता है, प्री एक्लेम्शिया का कंफर्मेटरी टेस्ट होता है जिसमें यूरिन में आपको प्रोटीन दिख रहा होता है। हमने प्री एक्लेम्शिया को डिटेल से डिस्कस किया है कि प्री एक्लेम्शिया में माइल्ड सिम्टम्स क्या होते हैं और सीवियर सिम्टम्स क्या होते हैं, और माइल्ड को कैसे मैनेज किया जाता है और सीवियर को कैसे। तो जब सीवियर प्री एक्लेम्शिया के सिम्टम्स पे पेशेंट पहुंच जाए तो वहीं पर ही पेशेंट को ट्रीट करके कंट्रोल कर दिया जाता है, ताकि पेशेंट इक्लेम्शिया में ना जाए। तो उसमें एक क्लासिकल सिम्टम हाई ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना है, और दूसरा प्रोटीन यूरिया 3 पॉजिटिव या 4 पॉजिटिव आपको जो है यूरिन डीआर की रिपोर्ट में देखने को मिलता है। स्टेजेस ऑफ सीजर्स इन इक्लेम्शिया। देखें, साइन सिम्टम्स तो हमने देख लिए कि इक्लेम्शिया के साइन सिम्टम्स क्या होते हैं। फिंगर टिप पे आपको याद करने हैं कि टॉनिक क्लोनिक सीजर्स आते हैं, सीजर्स का मतलब झटके आते हैं, कॉन्शियसनेस लॉस हो जाती है पेशेंट की, सीवियर हेडेक होता है, विजुअल डिस्टर्बेंस होता है, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होता है जो लिवर की वजह से होता है, ब्लड प्रेशर आपको ज़्यादा मिलेगा मोर देन 160/110, और प्रोटीन यूरिया आपको मिलेगा 3+ या 4+ आपको मिलेंगे। स्टेजेस ऑफ सीजर्स। अब देखो, इक्लेम्शिया है ही किस कौन सी कंडीशन जिसमें पेशेंट को सीजर्स आ रहे हैं, झटके आ रहे हैं। तो झटके जो आते हैं उसकी भी हमारे पास 3 या 4 स्टेजेस होती हैं। इन स्टेजेस से गुजरते हुए पेशेंट को फिट्स आते हैं। तो जो सबसे पहली स्टेज होती है इक्लेम्शिया में सीजर्स के आने की, वो प्रीमोनेटरी स्टेज होती है। प्रीमोनेटरी मतलब इक्लेम्शिया झटका आने से पहले जो कंडीशन होती है, जो अलामत होती है कि अभी इस पेशेंट को झटका आने वाला है, तो वो वाली स्टेज प्रीमोनेटरी स्टेज कहलाती है। ये वार्न कर देती है कि अब पेशेंट को कभी भी फिट्स, मतलब बिल्कुल करीब करीबी है, फिट्स आने वाला है। इसमें क्या होता है? अर्ली वार्निंग साइंस बिफोर दी सीजर्स। ये अर्ली वार्निंग वार्न कर देता है सीजर आने से पहले कि पेशेंट को क्या अभी फिट्स आएगा कभी भी। तो उसमें क्या सिम्टम होते हैं कि सीवियर हेडेक होगा पेशेंट को, विजुअल डिस्टर्बेंस, ब्लर विजन एंड फ्लैशिंग लाइट।
पेशेंट बोलेगी कि उसे धुंधला दिखाई दे रहा है और बहुत ज़्यादा रोशनी आँखों के आगे बहुत ज़्यादा या तो रोशनी आ रही है या बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है। ये सीवियर हेडेक और विजुअल डिस्टर्बेंस क्यों होती है? ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से जो ब्लड और विजुअल जो ब्लड सप्लाई होती है आइज़ की और ब्लड के प्रेशर की वजह से वो डिस्टर्ब हो जाती है जिसकी वजह से ये वाले सिम्पटम आ रहे होते हैं। नोज़िया और वॉमिटिंग पेशेंट को बहुत सीवियर नोज़िया वॉमिटिंग होगा। नोज़िया वॉमिटिंग क्यों होगा? क्योंकि लिवर इन्वॉल्वमेंट की वजह से लिवर में जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लड के प्रेशर की वजह से नैरो हो जाएंगी, इस्केमिक हो जाएंगी। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नोज़िया वॉमिटिंग होगा पेशेंट को। और एपिगैस्ट्रिक और राइट अपर क्वाड्रेंट पेन की पेशेंट कंप्लेन करेगी। सीवियर अपर क्वाड्रेंट पेन होगा ड्यू टू लिवर इन्वॉल्वमेंट। जब लिवर की ब्लड सप्लाई जो है वो अफेक्ट होगी तो वहाँ पर पेन होगा। इंक्रीज रिफ्लेक्सेस हाइपरफ्लेक्सिया। हाइपर रिफ्लेक्सिया में क्या होता है? रिफ्लेक्सेस बढ़ जाएंगे। रिफ्लेक्सेस में हम देखते हैं नर्वस सिस्टम के कोऑर्डिनेशन को देखते हैं कि नर्वस सिस्टम जो है बॉडी के साथ कितना कोऑर्डिनेशन में है। तो इसमें हम क्या करते हैं? डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस को चेक करते हैं जिसमें हम नीज पर या एंकल पर बीट करते हैं, हैमर से मारते हैं और उससे हम देखते हैं कि अगर पेशेंट को पेन फील हो रहा है, पेशेंट रिफ्लेक्स दे रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है, इसका मतलब नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेशन में है। अगर पेशेंट रिफ्लेक्स नहीं दे रहा है, इसका मतलब कि नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेशन में नहीं है। और यहाँ पर क्या होता है कि हाइपर रिफ्लेक्सिया होता है। नर्वस सिस्टम ओवर रिएक्ट करने लग जाता है। आप हल्का सा भी पेशेंट को अगर नीज पर या एंकल पर टच करोगे तो पेशेंट बहुत ज़्यादा मूव करेगा, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स देगा। तो इस कंडीशन को कहते हैं हाइपर रिफ्लेक्सिया। हाइपर रिफ्लेक्सिया बहुत ज़्यादा होगा तो ये होती है प्रीमोनिटरी स्टेज। प्रीमोनिटरी स्टेज ये आपको अलर्ट कर देती है अगर पेशेंट में ये वाले साइंस ये कंडीशन आ रही है, ये आपको अलर्ट कर देती है अभी पेशेंट को कभी भी सीजर आ सकता है या आने। जो सेकंड स्टेज है प्रीमोनिटरी स्टेज में आपने देखा पेशेंट की क्या क्या सिम्टम्स थे। ये फर्स्ट स्टेज कहलाती है एक्लेम्शिया में सीजर्स की। सीजर्स की सेकंड स्टेज है टोनिक स्टेज। टोन का मतलब क्या है कि जो मसल्स हैं मसल्स का सख्त हो जाना, बॉडी के मसल्स का हार्ड हो जाना टोनिक स्टेज में होता है। टोनिक स्टेज जो होती है 15 से 20 सेकंड के लिए होती है। इसमें क्या होता है कि जो बॉडी के पूरे मसल्स हैं वो सर से लेके पाँव तक वो सारे मसल्स हार्ड हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं। जनरलाइज्ड मसल रिजिडिटी मीन्स के जो मसल्स हैं वो रिजिड हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। आर्म्स एंड लेग्स बिकम एक्सटेंडेड। अब इस स्टेज में पेशेंट के जो बाजू और लेग्स होंगे, आर्म्स एंड लेग्स होंगे वो मुड़ जाएंगे। जैसे हाथ पैर का मुड़ जाना, हाथ पैर मुड़ जाते हैं और सख्त हो जाते हैं। जॉ क्लिंचिस पॉसिबल टंग बाइटिंग। जो पेशेंट का माउथ होता है, जॉज होते हैं, वो एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली जकड़ जकड़ जाते हैं। जैसे लो जॉ जो जॉ लॉक हो जाते हैं, दोनों जो जॉज हैं अपर एंड लोअर जॉज एक दूसरे के साथ बिल्कुल बंद हो जाते हैं, जकड़ जाते हैं। वो कंडीशन होती है। और पॉसिबल टंग बाइटिंग, इस दौरान लॉ जॉक की वजह से टंग बाइट भी हो सकता है पेशेंट को। तो फिर ये कंडीशन आपकी आती है टोनिक स्टेज में। टेम्पररी ब्रीदिंग होल्ड एंड साइनोसिस, कुछ टाइम के लिए पेशेंट की सांस रुक जाती है। क्यों रुकती है? कि हमने कहा कि टोनिक स्टेज में पेशेंट के पूरे ओवरऑल हेड टू टो मसल्स जो होते हैं वो रिजिड हो जाते हैं। तो जो रिस्पायरेटरी मसल्स होते हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो भी हार्ड हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं। इसकी वजह से टेम्पररी कुछ देर के लिए पेशेंट की सांस रुक जाती है। और पेशेंट की अगर सांस रुकेगी तो उसकी वजह से ऑक्सीजन डेफिशिएंट होगी और पेशेंट सायानोस होगा, ब्लूइश डिस्कलरेशन होगी। तो सेकंड स्टेज फिट्स की जो होती है वो टोनिक स्टेज होती है। 15 से 20 सेकंड के लिए ये कंडीशन पेशेंट की रहती है। इसमें क्या होता है पेशेंट की ओवरऑल बॉडी के मसल स्टिफ हो जाते हैं, पेशेंट का लो जॉक हो जाता है और टंग बाइटिंग का खतरा रहता है। इसमें टेम्पररी तौर पर ब्लीडिंग होल्ड हो जाती है और ब्रीदिंग होल्ड होने की वजह से साइनोसिस होता है। तो ये सेकंड स्टेज है। अब इसके बाद क्या होता है? थर्ड स्टेज आती है। थर्ड स्टेज में क्लोनिक स्टेज। क्लोनिक कहते हैं कि एबनॉर्मल मूवमेंट। जो सेकंड स्टेज में क्या हुआ था? पूरे मसल स्टिफ हुए थे, हाथ पैर मुड़ गए थे,
पेशेंट की बॉडी में खिंचाव पड़ गया था। अब क्लोनिक स्टेज में क्या हो रहा है, क्लोनिक स्टेज में पेशेंट को झटके आ रहे हैं। उसी हार्ड मसल्स के साथ जो है लिम्स एंड आर्म्स जो थे जो मुड़ गए थे, उसी कंडीशन में अब पेशेंट को झटके आएंगे। वो जो झटके आने वाली कंडीशन है वो क्लोनिक स्टेज होती है और ये कितने टाइम के लिए होती है, 60 टू 90 सेकेंड के लिए पेशेंट इसी तरह रिदमिक जर्किंग मूवमेंट कर रहा होता है। जर्किंग मूवमेंट मतलब कि उसे झटके आ रहे होते हैं, लिम्स जिसे कन्वल्जन्स कहते हैं। जो झटके आ रहे हैं ये क्लोनिक स्टेज में आते हैं। फ्रोदिंग एट द माउथ, फ्रोदिंग एट द माउथ का मतलब ये है कि इस दौरान पेशेंट के मुंह से झाग निकल रही होती है। ये आपका क्लोनिक स्टेज में ये सिम्टम्स होते हैं। पॉसिबल इनकॉन्टिनेंस यूरिन एंड फीसेस, तो इनकॉन्टिनेंस का मतलब ये होता है कि पेशेंट अपने होश में नहीं होता और उन झटकों की वजह से, मसल स्टिफनेस की वजह से पेशेंट का खुद पे कंट्रोल नहीं रहता, तो इस कंडीशन में पेशेंट यूरिन भी पास कर लेता है और फीसेस भी पास कर लेता है। ग्रेजुअल स्लोइंग ऑफ मूवमेंट, अब क्या होता है कि इस स्टेज के एंड में आहिस्ता आहिस्ता वो जो मूवमेंट पहले फास्ट हो रही होती है, रिदमिक बार बार जो है हाथ पैर में जो है कन्वर्जन आ रहे होते हैं पूरी बॉडी में, और जैसे ही ये स्टेज लास्ट करती है 90 सेकंड के करीब करीब पहुंचती है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो झटके होते हैं उनकी स्पीड कम होती जाती है। वो झटकों की स्पीड भी कम होती जाती है और मसल्स जो हार्ड हुए थे, स्टिफ हुए थे, वो भी आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट होने लगते हैं। तो आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। सबसे पहले स्टेज क्या है, प्रीमोनिटरी स्टेज है। प्रीमोनिटरी स्टेज झटके आने से पहले की स्टेज, ठीक है। और उसके बाद जो आती है टोनिक स्टेज, सेकंड स्टेज, उसमें क्या होता है, अभी झटका नहीं आया, अभी सिर्फ ओवरऑल मसल स्टिफ हुए हैं, हाथ पैर मुड़ गए हैं, लॉक जो हो गया है और ओवरऑल मसल्स में हार्डनेस रिजिडिटी आ गई है। थर्ड स्टेज में क्या होता है, थर्ड स्टेज में अब झटके आ रहे हैं पेशेंट को। 90 सेकंड तक पेशेंट को ऐसे ही झटके आते रहते हैं, मुंह से झाग आती रहती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे 90 सेकंड पूरे होते हैं तो ये झटकों की मूवमेंट खुद ब खुद स्लो होने लग जाती है। फोर्थ स्टेज आती है पोस्टिकल स्टेज। पोस्टिकल स्टेज में क्या होता है, ये अब पेशेंट रिलैक्स हो जाता है इस स्टेज में। पेशेंट के जो वो मसल स्टिफ हुए थे, वो जो झटके थे, वो झटके खुद ब खुद कम हो जाते हैं और मसल्स क्या हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं, स्टिफ। अब ऐसा होता है ना, कन्वर्जेंस जो आते हैं, झटके आते हैं, एक झटका आया, फिर कुछ टाइम बाद फिर दूसरा झटका आया, फिर कुछ टाइम बाद तीसरा झटका आया। तो ये फर्स्ट झटके की स्टेजेस हैं कि फर्स्ट झटके में जो मसल्स नॉर्मल हो रहे हैं, झटका वापस जा रहा है, कन्वर्जेंस वापस जा रहा है, वो जो एंड का स्टेज होता है वो पोस्टिकल स्टेज होता है, अगला फिट्स आने से पहले। तो इसमें क्या होता है, ये कुछ मिनट्स भी इसमें लग सकते हैं और घंटे भी लग सकते हैं, जिसमें पेशेंट स्टेबल रहता है, थोड़ा नॉर्मल होता है। अनकॉन्शियसनेस और कंफ्यूजन, इस कंडीशन में भी पेशेंट होश में नहीं रहता, पेशेंट बेहोशी में होता है और कंफ्यूजन रहती है, मीन्स के पेशेंट को कुछ याद नहीं रहता कि उसके साथ हो रहा क्या है। मसल्स रिलैक्सेशन, अब यहाँ पर मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। हेडेक, फटीग एंड एमनेजिया होता है पेशेंट को। हेडेक सर में दर्द होता है, फटीग थकावट होती है। क्यों होती है, क्योंकि फिट्स की वजह से, मसल्स टाइट होने की वजह से ब्रेन की जो वेसल्स होती हैं उन पर अफेक्ट पड़ता है, पेशेंट को हेडेक होता है, थकावट, पूरी बॉडी में पेन होता है। एंड एमनेजिया, एमनेजिया कहते हैं वो कंडीशन जिसमें अभी पेशेंट के साथ क्या हुआ, किस तरह उसको फिट्स आए, उसको कुछ भी याद नहीं। तो ये कुछ भी ना याद रहने वाली जो कंडीशन है, इस कंडीशन को कहते हैं एमनेजिया। तो पेशेंट को एमनेजिया होता है, फटीग होती है, हेडेक होता है। पॉसिबल शेलो ब्रीदिंग, जब फिट्स खत्म हो जाता है, एंड होता है, तो पेशेंट की जो ब्रीदिंग है वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होती है। तो फिट्स के एंड पर पेशेंट की जो ब्रीदिंग होगी वो शेलो होगी, मीन्स के स्लो ब्रीदिंग होगी। क्यों, क्योंकि रिस्पायरेटरी मसल स्टिफ हुए हुए थे, अब आहिस्ता आहिस्ता मसल्स रिलैक्स हुए हैं, तो ब्रीदिंग को भी नॉर्मलाइज होने में टाइम लगता है। ये हैं आपके फिट्स के सीजर्स के स्टेजेस जो आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। 4 स्टेजेस होते हैं, प्रीमोनिटरी स्टेज, टोनिक स्टेज, क्लोनिक स्टेज एंड पोस्टिकल स्टेज। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कोई कंफ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़ समझ नहीं आई। आई होप ऐसे समझ तो आना चाहिए, काफ़ी डिटेल में हमने हर एक चीज़ को डिस्कस किया है। अब हम देखेंगे कि हम मैनेज कैसे करते हैं एक्लेम्शिया के फिट्स को। ये जो फिट्स आ रहे हैं, अब हम इस कंडीशन को कैसे मैनेज करेंगे।
अगर आपके पास पेशेंट घर पर है और पेशेंट को इक्लेम्शिया का फिट्स आया है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप आपका है ले हर ऑन हर लेफ्ट साइड। आपने पेशेंट को लेफ्ट लेटरल करवट से लिटा देना है। ऐसा क्यों करेंगे? लेफ्ट लेटरल से आप लिटाएंगे पेशेंट को क्योंकि राइट साइड पर जो होता है वो इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा होता है। अगर आप राइट लेटरल करेंगे तो वो जो मेजर वेन्स हैं वो सप्रेस होंगी और ब्लड का फ्लो कम होगा। तो आप राइट लेटरल करेंगे जिससे सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा पे प्रेशर कम पड़ेगा और मदर और बच्चे को ब्लड की सप्लाई अच्छे से मिलेगी। तो आपने पेशेंट को लेफ्ट लेटरल लिटाना है। नंबर 2, प्रोटेक्ट हर हेड विद अ सॉफ्ट आइटम। पेशेंट के सर के नीचे कोई सॉफ्ट पिलो रखना है ताकि फिट्स के दौरान पेशेंट को हेड इंजरी ना हो। पुट स्पून बिटवीन टीथ, प्रिवेंट फ्रॉम टंग बाइट। जो स्पून है आप अगर लॉक जो से पहले प्रीमोनिटरी स्टेज है तो आप फिर वहां पर जो है स्पून को रख सकते हैं ताकि टंग बाइट ना हो सके लॉक जो की वजह से। नंबर 4 पर है डू नॉट ट्राई टू स्टॉप द मूवमेंट। आपने बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी वो जो पेशेंट जर्की मूवमेंट में है तो उन मूवमेंट को स्टॉप नहीं करनी। वो मूवमेंट अपना ड्यूरेशन पूरा करके खुद ही स्टॉप हो जाएगी। अगर आप उस मूवमेंट को पकड़ के जबरदस्ती फोर्सफुली स्टॉप करने की कोशिश करेंगे तो पेशेंट को इंजरी या फ्रैक्चर हो सकता है। लूज एंड टाइट क्लोथिंग। पेशेंट ने अगर कपड़े पहने हैं वो टाइट हैं चेस्ट वाली तरफ से तो आप उसे लूज कर देंगे ताकि पेशेंट को सांस लेने में आसानी हो। कॉल एन एम्बुलेंस इमीडिएटली। आपने फौरन सबसे पहला काम करना है एम्बुलेंस को कॉल करनी है। जब तक एम्बुलेंस नहीं आएगी आप पेशेंट को ये घर पर मैनेजमेंट देंगे। स्टे विद हर अंटिल हेल्प अराइव्स। आप जब तक हेल्प नहीं आ जाती एम्बुलेंस नहीं आ जाती आपने पेशेंट के साथ रहना है और उसकी केयर करनी है। ये थी मैनेजमेंट। घर पर अगर फिट्स आ जाते हैं तो आपने पेशेंट को ये मैनेजमेंट देनी है। ये देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर के थ्रू भी दिखाया हुआ है। ये टोनिक स्टेज है। प्रीमोनिटरी स्टेज में तो कोई बॉडी मूवमेंट नहीं होती उसमें तो सिम्टम्स आते हैं। तो टोनिक स्टेज में पूरा मसल क्या हो रहे हैं ओवरऑल मसल स्टिफ हो रहे हैं हार्ड हो रहे हैं। देन आती है क्लोनिक स्टेज। क्लोनिक स्टेज में अब जर्की मूवमेंट्स आ रही हैं झटके आ रहे हैं। और देन आती है पोस्टिकल फेज। पोस्टिकल फेज में अब देखो पेशेंट बिल्कुल वापस से अपनी नॉर्मल कंडीशन में रिलैक्स हो गया है। उसके मसल्स भी जर्की मूवमेंट भी खत्म हो गई हैं और मसल्स भी क्या हो गए हैं रिलैक्स हो गए हैं। मैनेजमेंट ऑफ एक्लेम्शिया इन हॉस्पिटल। घर पे हमने देख लिया कि अगर पेशेंट घर पर है या रोड साइड पर है तो हम कैसे मैनेज करेंगे। अब पेशेंट हॉस्पिटल में आ गया तो हॉस्पिटल में एक्लेम्शिया की मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं। सबसे पहले सीजर्स कंट्रोल। सीजर्स को आपने कंट्रोल करना है। सीजर्स को कंट्रोल करने के लिए हम देते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। ड्रग्स ऑफ चॉइस मैग्नीशियम सल्फेट देने का क्या तरीका है वो प्री एक्लेम्शिया की वीडियो में हमने पूरा कंप्लीट प्रोटोकॉल डिस्कस किया है। मैग्नीशियम सल्फेट को आप किस तरह से देते हैं उसका लोडिंग डोज देते हैं देन मेंटेनेंस डोज चलाते हैं पेशेंट को। तो आपने मैग्नीशियम सल्फेट देना है जिससे पेशेंट के सीजर्स कंट्रोल होंगे। नंबर 2 पर कंट्रोल ब्लड प्रेशर। आपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है। इफ बीपी मोर देन 160/110 लेबिटालोल हाइड्रोलाजिन और निफिडिपिन। अगर बीपी 160 से ऊपर है सिस्टोलिक 160 से ज़्यादा है डायस्टोलिक 110 से ज़्यादा है देन आप इन तीनों में से कोई एक एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन देंगे या लेबिटालोल हाइड्रोलाजिन या नेफिडिपिन देंगे। तो ज़्यादातर जो यूज़ होता है क्लिनिकल हॉस्पिटल साइड पर वो लेबिटालोल यूज़ होता है। तो आपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है ताकि पेशेंट को जो है स्ट्रोक ना हो। आपने पेशेंट को ऑर्गन डैमेज से बचाना है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है। 2 स्टेप हो गए सीजर्स कंट्रोल हुआ ब्लड प्रेशर कंट्रोल हुआ। नंबर 3 पर स्टेबलाइज द पेशेंट। पेशेंट को स्टेबलाइज करेंगे कैसे। ऑक्सीजन देंगे। अगर पेशेंट को रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम होगा तो आप ऑक्सीजन देंगे। ऑक्सीजन आपने लगाना है पेशेंट को अगर ऑक्सीजन का मसला है। देन मोनिटर वाइटल्स यूरिन आउटपुट एंड रिफ्लेक्सेस। आप साथ साथ वाइटल्स को मोनिटर करेंगे बीपी चेक करते रहेंगे रिस्पायरेटरी रेट पल्स रेट यूरिन आउटपुट देखेंगे। यूरिन आउटपुट आपको इंडिकेट करता है किडनीज रीनल डिसफंक्शन का क्योंकि हाइपरटेंसिव की वजह से ऑर्गन डैमेज का खतरा होता है और सबसे पहले रीनल डैमेज ही होता है किडनी डैमेज ही होता है। तो आप यूरिन आउटपुट देखते रहेंगे रिफ्लेक्सेस देखते रहेंगे रिफ्लेक्सेस आ रहे हैं या नहीं पेशेंट के।
और सेकंड आप लैब्स करवाते हैं इन्वेस्टिगेशन, जिसमें आप सीबीसी, एलएफटी एंड किडनी फंक्शन टेस्ट देखते हैं, क्योंकि हाइपरटेंशन की वजह से आपके पास हेल्प सिंड्रोम होता है। हेल्प सिंड्रोम में आपके पास लिवर इंजाइम एलिवेशन आती है, लो प्लेटलेट्स काउंट आता है और हीमोलिसिस आता है। या तो हीमोलिसिस में जो होता है आरबीसीज की ब्रेक डाउन हो रही होती है ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर वेसल्स में ब्लड का प्रेशर हाई होने की वजह से जो आरबीसीज होते हैं वो एबनॉर्मली ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं, जिसे हीमोलिसिस कहते हैं। और जो लो प्लेटलेट्स काउंट में क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स की एंडोथेलियल लाइनिंग हाई प्रेशर की वजह से डैमेज हो जाती है। तो जब वहाँ हाई प्रेशर की वजह से ब्लड वेसल्स की एंडोथेलियल लाइन डैमेज होती है, तो जितने भी प्लेटलेट्स होते हैं वो जाकर ब्लड वेसल्स पर जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। और किडनी फंक्शन टेस्ट आप करवाएंगे, ये तीनों लैब्स आप करवाएंगे, लिवर फंक्शन को देखेंगे कि कोई मसला तो नहीं है, सीबीसी में आप प्लेटलेट्स काउंट और एचपी परसेंट को देखेंगे, और किडनी फंक्शन में आप यूसी करवाते हैं। और उसके बाद फिर आप प्लान फॉर डिलीवरी डिलीवरी को प्लान करेंगे कि स्टेबलाइज फर्स्ट, सबसे पहले आपने पेशेंट को स्टेबलाइज करना है, देन आपने डिलीवरी का सोचना है। स्टेबलाइज में आप क्या स्टेबलाइज करेंगे, बीपी कंट्रोल करेंगे, और जो फिट्स आ रहे हैं, सीजर्स आ रहे हैं, आप उसको कंट्रोल करेंगे। वेजाइनल इफ पॉसिबल, अगर पेशेंट जो है फेवरेबल है, मींस के पेशेंट की सर्विक्स जो है बिशप स्कोर अच्छा आ रहा है, सर्विक्स डायलेट हो रही है, तो आप नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी करवाएंगे। अगर सर्विक्स फेवरेबल नहीं है, बिशप स्कोर ठीक नहीं है, तो आप सिजेरियन करेंगे। देर नहीं करेंगे डिलीवरी में, जल्द अज जल्द इक्लेम्शिया की कंडीशन में आप पेशेंट को डिलीवर करवाएंगे। क्योंकि इक्लेम्शिया क्यों हो रहा है, प्लासेंटा की वजह से, तो आप प्लासेंटा को जल्द अज जल्द रिमूव करवाएंगे ताकि पेशेंट नॉर्मल रहे। क्योंकि एक बार अगर फिट्स आ गए तो ये फिट्स दोबारा भी चांसेस हैं, रिस्क रहता है कि बार बार ये फिट्स आए, तो फिर आप जल्दी डिलीवर करवा के इस रिस्क को ही खत्म कर देते हैं। ये था आपका इक्लेम्शिया की मैनेजमेंट कंप्लीट। हमने डिस्कस किया आज इक्लेम्शिया को, इक्लेम्शिया क्या होता है, इक्लेम्शिया में क्या स्टेजेस आती हैं, क्या साइन सिम्टम्स होते हैं, हम अगर घर पर हैं पेशेंट को कैसे डील करेंगे, हॉस्पिटल में कैसे डील करेंगे। काफ़ी डिटेल में हमने हर एक चीज़ को डिस्कस किया। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।